Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start a new series to cover new NCERT for class 7th हिंदी जिसका नाम है मल्हार। तो मल्हार टेक्स्ट बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले इसका इंडेक्स देखेंगे और फिर इसी वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि एक पोएम दी गई है माँ कह एक कहानी, इस कविता को पढ़ेंगे, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। बाकी के सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं बनाना, सो प्लेलिस्ट की जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। सो ये इंडेक्स पेज आप देख सकते हैं, विषय क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं जिसमें से पहला माँ एक कहानी एक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। सो उसको हम थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स में व्याख्या सहित देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रसंग सहित व्याख्या। सबसे पहले ये है कविता का फर्स्ट पेज, माँ कह एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। सो इसमें प्रसंग क्या है? यह कविता एक बालक और उसकी माँ के बीच संवाद रूप में है। मतलब माँ और बेटा ये दो जने आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बालक अपनी माँ से जिद कर रहा है कि वह उसे कोई कहानी सुनाए। सो बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ एक कहानी सुनाओ। माँ कहती है क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? ऐसा क्यों कहा माँ ने? क्योंकि नानी अक्सर हमें कहानियां सुनाती है, नानी दादी, है ना। सो बच्चा अपनी माँ को कहानी सुनाने को कहता है तो माँ कहती है क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? आगे देखते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो चेटी मतलब होता है नौकरानी या दासी। तो यहाँ पे प्रसंग है, बालक मजाक में कहता है माँ उसकी नानी की बेटी है इसीलिए वह भी कहानी सुनाए जैसे नानी सुनाया करती थी। मतलब बच्चा अपनी माँ से कहता है तुम भी तो उसी नानी की बेटी हो तो तुम मुझे वैसे ही कहानी सुनाओ जैसे नानी सुनाती थी। तो इसकी व्याख्या क्या है? बच्चा कहता है मुझे तो दासी कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसीलिए कहो ना माँ, कहो लेटे लेटे ही कहो, लेकिन कोई कहानी कहो जिसमें राजा था या रानी थी। अपनी माँ को कहता है तुम जैसे लेटी हुई हो आराम से वैसे ही लेटी रहो, लेकिन मुझे एक कहानी सुनाओ। आगे पढ़ते हैं। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। अब यहाँ पर क्या है चलिए देखते हैं। हठी मतलब होता है जिद्दी, मानधन मतलब प्रिय या दुलारा, तात मतलब पिता, भ्रमण मतलब घूमना, देन सुरभि मतलब सुगंध या खुशबू। तो माँ अब कहानी कहना शुरू करती है कि वह एक सुंदर बाग, उपवन यानी बाग, तो बाग का भ्रमण करती है जहाँ बालक के तात, तात मतलब पिता, पिता भी भ्रमण करते थे। तो माँ उसी उपवन में भ्रमण करती है। तो व्याख्या क्या है? माँ कहती है तू तो मेरा जिद्दी बेटा है, हठी मतलब जिद्दी। सुनो, एक उपवन में सुबह सुबह तुम्हारे तात यानी तुम्हारे पिता टहलने जाया करते थे, उस जगह की खुशबू बहुत ही प्यारी थी। बच्चा कहता है हाँ माँ, हाँ यही वाली कहानी सुनाओ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण यानी रंग बिरंगे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलमल मतलब चमकते हुए, झिले मतलब चमक उठना। सो बहुत चकमक चकमक सारी चीजें चमक रही थी। हिम बिंदु यानी ओस की बूंदे, ओस की बूंदे चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, हिले मिले मतलब मिलजुल कर रहना। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। सो माँ उस जो उपवन है, जो बगीचा है, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं, वे बताती हैं कि वहां हर रंग के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण यानी रंग बिरंगे फूल खिले थे। ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में झिलमिल कर रही थी, मंद मंद हवा चल रही थी और पास में पानी लहरा रहा था। यानी जो पानी है वहां पर झरने में या तालाब में वह लहरा रहा था। बाग की, उपवन की उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया है। गाते थे खग कलकल स्वर से, खग यानी पक्षी, वहां पर कलकल, कलकल मतलब जो मधुर ध्वनि है पक्षी की, उसमें वो गाना गाते थे पक्षी। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खर शर से। देखो यहाँ पर सहसा यानी अचानक से, और बिध यानी घायल होकर, खर शर यानी तीखा तीर। एक हंस ऊपर से घायल होकर नीचे गिरता है जिसको एक तीखा तीर लगा होता है, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो इसका मतलब है कि अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक हंस घायल हो जाता है। आगे व्याख्या है, माँ कहती है कि पक्षी उस बगीचे में बहुत मधुर स्वर में कलकल करके गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिर पड़ा, वह तीर लगने से घायल हो गया था। यह बहुत दुखद घटना थी। फिर क्या हुआ?
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब यहाँ पर चौंक मतलब चकित होकर, आखेटक मतलब होता है शिकारी, और लक्ष्य सिद्धि मतलब लक्ष्य को साधना, जो एक एम है, टारगेट है, उसको पाना। मानी मतलब समझने वाला या मानने वाला। बालक के पिता ने घायल पक्षी को उठाया और उसकी रक्षा की। अब क्या हुआ, पिता ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि हंस गिर गया है, तो उसको उठाया, जिससे हंस को एक नया जीवन मिला। इतने में जिसने उसे तीर मारा था, शिकारी जिसे आखेटक भी कहते हैं, वह भी वहां पर आ गया। वह अपने लक्ष्य को पूरा हुआ मानकर गर्व महसूस कर रहा था। वो खुश हो रहा था कि मैंने अपना लक्ष्य भेद दिया, मतलब मैंने पक्षी को जो निशाना लगाया था वो बिल्कुल सही जगह लगाया, पक्षी को तीर लग चुका है, और वह खुश हो रहा था, गर्व महसूस कर रहा था। अब आगे क्या बताती है माँ, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब क्या हुआ, अब वो जो आखेटक आया था, उसने उस आहत यानी घायल पक्षी को मांगा कि ये दे दो, इसे तो मैंने मारा है। तब क्या हुआ, लेकिन आपके तात ने, पिता ने वो नहीं दिया, क्योंकि वो क्या थे, रक्षी थे, रक्षक थे उस पक्षी के, है ना। लेकिन वो जो खगभक्षी था, वो जो पक्षी को खाने वाला शिकारी था, वो हट करने लगा, हट यानी जिद करने लगा कि नहीं, उसे वो चाहिए ही, है ना, उसने जिद करने की ठानी। तो यही है, अब शिकारी घायल हंस को वापस मांगता है, लेकिन पिता इनकार करते हैं, क्योंकि पिता उसकी रक्षा कर रहे थे। शिकारी जो कि पक्षी को मारने वाला था, वह जिद करने लगा, और ऐसे कह के ये कहानी और आगे बढ़ने लगी। अब आगे देखते हैं। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब यहाँ पर सदै मतलब दयालु, निर्दय मतलब क्रूर, जिसके अंदर दया ना हो, उभय मतलब दोनों, आग्रही मतलब जो रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करने वाला, न्यायालय यानी कोर्ट, जहां पर न्याय होता है। तो अब ये जो मामला था, ये जो मैटर था, दोनों जिद पे आ गए। राजा कह रहा था मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं रक्षक हूँ, और शिकारी कह रहा था कि नहीं, मुझे तो चाहिए क्योंकि मैंने इस पे निशाना लगाया है। तो ये मामला कहाँ गया, कोर्ट में गया, न्यायालय में गया। फिर एक दयालु जो कि पिता थे और एक निर्दयी जो शिकारी था, उसमें विवाद होने लगा। दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में मामला न्यायालय में ले जाया गया, जहां सबने उसकी बात सुनी और सबने जानी, और इस तरीके से कहानी व्यापक हुई, सबको पता चली। आगे देखते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब यहाँ पर माँ राहुल से ही क्वेश्चन करती हैं, वो जो बच्चा है जो अपनी माँ से कहानी पूछ रहा है, उससे क्वेश्चन करती हैं कि तू बता, न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, किसका पक्ष लेगा, ये तू निर्भय होके कहते है ना, निर्भय यानी बिना डरे। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बानी मतलब होता है बात। फिर है, कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब निरपराध मतलब निर्दोष, उबारे यानी बचाए, वारे यानी बलिदान करे, दानी दाता, देने वाले को हम दानी कहते हैं, और गुणी यानी समझदार। तो अब माँ बेटे से पूछती है, वह किस पक्ष का समर्थन करेगा, रक्षक का या भक्षक का। तो यहाँ व्याख्या है, माँ कहती है, राहुल अब तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा। राहुल कहता है, माँ मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ, पर जिसने किसी निर्दोष को मारा है उसे दंड मिलना चाहिए, और जो रक्षा करता है उसे सम्मान मिलना चाहिए। यही न्याय है जो दया से भरा हो। यहाँ पर राहुल बताता है कि दया न्याय का काम है, जो सही पक्ष है उसके लिए न्याय करना। तो जिसने पक्षी को मारा है उसे दंड मिलना चाहिए, वो दोषी है, और जिसने रक्षा की है वह निर्दोष है, तो उसको कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल किसके पक्ष में है, अपने तात के, जो कि सही का पक्ष ले रहे हैं, रक्षक है ना। तो ये एक कविता थी जिसमें एक संवाद के थ्रू, बातचीत के थ्रू माँ और बच्चे ने एक कहानी सुनाई है। सो ये जो प्यारी सी कविता थी, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी। सो आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी। चलिए अब कवि का परिचय देख लेते हैं। सो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी, उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। उन्होंने एक कविता का
संग्रह लिखा है जिसमें बहुत सी कविताएं हैं, उसका नाम है यशोधरा। तो ये जो हमने अभी कहानी पढ़ी या कविता पढ़ी, ये उस पूरे में से एक छोटा सा अंश हमें दिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मतलब बेटा है राहुल और माँ, दोनों के बीच संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रजभाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। सो इनका हम जीवन काल देख सकते हैं, 1886 से 1964 तक का है। ये शुरू में ब्रजभाषा में लिखते थे, बाद में इन्होंने पूरे जीवन काल हिंदी में लिखने लगे। 15 से 16 वर्ष की आयु जब उनकी थी तभी से वो कविता लिखने लगे थे। उनका जन्म चिरगांव, जो झांसी में है, उत्तर प्रदेश के, वहां पर हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। राष्ट्र कवि के रूप में इनको सभी जानते हैं। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। इन्होंने इंडिया के कल्चर को, रिलीजन को, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा उजागर किया है अपनी कविताओं के थ्रू। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने काव्य कृतियां लिखी हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने बहुत अच्छे से पोयम को समझा और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा और कवि का परिचय देखा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.